नमस्कार। और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर पर बात करने वाले हैं। 1915 से 1948 के बीच का समय, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। हम गांधी जी के एक जननेता के रूप में उभरने की कहानी को समझेंगे, उनके आंदोलनों का क्या असर हुआ ये देखेंगे, और आज़ादी और विभाजन तक के सफर के जो अहम मोड़ थे उनको टटोलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। जनवरी 1915 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 2 दशक बाद। जी, वो गए तो थे एक वकील बनकर, लेकिन जब लौटे तो वो भारतीय समुदाय के एक मंझे हुए नेता थे। एक इतिहासकार है चंद्रन देवेंसन, वो तो कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। अच्छा, तो मतलब उनका जो पूरा दर्शन था उसकी प्रयोगशाला दक्षिण अफ्रीका रही। काफी हद तक। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, जिसे हम अहिंसक विरोध कहते हैं, वो तरीका उन्होंने वहीं विकसित किया। और सिर्फ सत्याग्रह ही नहीं। नहीं, वहीं पर उन्होंने अलग अलग धर्मों के बीच कैसे तालमेल हो, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव न हो, इन सब विचारों पर भी काम किया। तो जब वो 1915 में भारत आए जी, तब यहाँ का माहौल कैसा था? मतलब 1893 में जब वो गए थे उससे कितना अलग था? अरे जमीन आसमान का फर्क आ चुका था। भारत अब राजनीतिक रूप से कहीं ज्यादा सक्रिय था, कांग्रेस की पहुंच बढ़ गई थी। हाँ, स्वदेशी आंदोलन 1905-7 भी हो चुका था। बिल्कुल, और उसने एक मध्यम वर्ग को जोड़ा था। नेता भी उभर रहे थे, जैसे गरम दल के लाल बाल पाल और नरम दल में गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग थे। सुना है गोखले जी ने उन्हें सलाह दी थी कि पहले पूरा भारत घूमो। हाँ बिल्कुल, कहा कि पहले 1 साल देश को देखो, लोगों को समझो, सीधे राजनीति में मत कूदो। और उनकी पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में हुई फरवरी 1916 में। जी, मंच पर बड़े बड़े लोग थे, राजे रजवाड़े, अमीर जमींदार, सजे धजे भद्रजन, एनी बेसिन भी थी। और गांधी जी ने वहां जो भाषण दिया उसने सबको चौंका दिया। हाँ, उन्होंने सीधे सवाल उठाया, कहा कि ये जो इतने अमीर और सजे समरे लोग यहाँ हैं और जो लाखों गरीब किसान मजदूर यहाँ नहीं हैं, उनके बीच की ये खाई चिंता की बात है। उन्होंने कहा था कि हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है। बिल्कुल, ये साफ इशारा था कि वो भारतीय राष्ट्रवाद को सिर्फ कुछ पढ़े लिखे अमीर लोगों तक सीमित नहीं रखना चाहते। वो इसे आम लोगों की, किसानों की, मजदूरों की आवाज बनाना चाहते थे। और अगले कुछ सालों में उन्होंने ये करके दिखाया भी। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। जी, चंपारण में नील किसानों के लिए 1917, अहमदाबाद में कपड़ा मिल मजदूरों के लिए 1918 और खेड़ा में फसल खराब होने पर लगान माफी के लिए 1918। इन स्थानीय संघर्षों ने उन्हें गरीबों के हिमायती के तौर पर स्थापित कर दिया। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान बनी 1919 के आसपास। हाँ, आप रॉलेट एक्ट की बात कर रहे हैं। अंग्रेज सरकार प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी वो सख्त कानून, मतलब बिना जांच पड़ताल गिरफ्तारी वाले, जारी रखना चाहती थी, जिसके खिलाफ गांधी जी ने पहला देशव्यापी सत्याग्रह छेड़ा। जी, रॉलेट सत्याग्रह। और इसी दौरान वो जलियांवाला बाग का भयानक कांड हुआ, अप्रैल 1919, अमृतसर, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हाँ, वो शांतिपूर्ण भीड़ पर जनरल डायर का गोली चलाना बहुत ही बर्बर घटना थी। इन सब ने मिलकर गांधी जी को एक ऐसा नेता बना दिया जिस पर पूरे देश की नजर थी, और यहीं से असहयोग आंदोलन की जमीन तैयार हुई। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक, यानी अंग्रेजी शासन के साथ किसी भी तरह का सहयोग न करना। हाँ, स्कूल कॉलेज छोड़ दो, अदालतें छोड़ दो, सरकारी नौकरियां छोड़ दो, विदेशी कपड़ों की होली जलाओ, टैक्स मत दो। गांधी जी का वादा था 1 साल में स्वराज। और इसमें उन्होंने खिलाफत आंदोलन को भी जोड़ा। बिल्कुल, उस समय तुर्की के खलीफा का पद खतरे में था और भारत के मुसलमान उसके लिए आंदोलन कर रहे थे। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का एक बड़ा मौका देखा। तो इस आंदोलन का असर कैसा रहा? क्या लोग जुड़े? क्या ये वाकई जन आंदोलन बना? अभूतपूर्व असर हुआ। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, वकीलों ने प्रैक्टिस छोड़ दी, मजदूरों ने हड़तालें की। 1921 में तो करीब 400 हड़तालें हुई। बाप रे! हाँ, और गांवों में भी किसानों ने लगान देने से मना किया, कहीं आदिवासियों ने जंगल के कानून तोड़े। मतलब लोगों ने असहयोग का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाला और जुड़ गए।
लुई फिशर ने कहा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का नाम हो गया। सही। उन्होंने कहा ये शांति की दृष्टि से नकारात्मक था, पर असर के लिहाज से सकारात्मक, स्वशासन के लिए एक ट्रेनिंग जैसा। लेकिन फिर चौरी चौरा। हाँ, वो फरवरी 1922 की घटना, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नाम की जगह पर गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए। और गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। फौरन। वो हिंसा से बहुत आहत थे। उनके लिए साधन और साध्य दोनों पवित्र होने जरूरी थे। अहिंसा से कोई समझौता नहीं। और फिर मार्च 1922 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। राजद्रोह का मुकदमा। जी, 6 साल की सजा हुई। हालांकि सजा सुनाने वाले जज CN ब्रूमफील्ड ने भी माना कि गांधी जी एक अलग श्रेणी के व्यक्ति हैं, एक महान देशभक्त और नेता। तो असहयोग आंदोलन भले ही अचानक खत्म हो गया, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया था। बिल्कुल। अब ये सिर्फ वकीलों, डॉक्टरों, बुद्धिजीवियों का आंदोलन नहीं रहा था। हजारों लाखों किसान, मजदूर, कारीगर, महिलाएं सब इससे जुड़ चुके थे। और लोग उन्हें अब महात्मा कहने लगे थे। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये सम्मान था जो जनता ने दिया था। और इसकी एक बड़ी वजह थी उनका आम लोगों से जुड़ाव। वो उन्हीं की तरह दिखते थे, उन्हीं की तरह रहते थे, उन्हीं की भाषा में बात करते थे। जैसे उनका पहनावा, सिर्फ एक साधारण धोती, वो भी शायद 1921 के बाद अपनाया उन्होंने। हाँ, दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि लोग कितने गरीब हैं, तन पर पूरे कपड़े भी नहीं हैं, तो उन्होंने भी आजीवन सिर्फ एक धोती पहनने का प्रण लिया। और चरखा, वो कैसे एक प्रतीक बन गया? चरखा, देखिए चरखे के कई मतलब थे। एक तो ये मशीनों की जो अंधी दौड़ थी उसकी आलोचना थी। ये मानव श्रम की गरिमा का प्रतीक था। दूसरा, ये गरीबों के लिए, खासकर गांवों की महिलाओं के लिए घर बैठे आमदनी का एक जरिया था, स्वावलंबन का साधन। और तीसरा पहलू भी था शायद। हाँ, ये दिमागी काम और हाथ के काम, मतलब बौद्धिक श्रम और शारीरिक श्रम, इसके बीच की जो दीवार थी समाज में, उसे तोड़ने की कोशिश थी। गांधी जी खुद रोज चरखा काटते थे। तो ये साधारण पहनावा, चरखा, इसने उन्हें आम जनता के बहुत करीब ला दिया। बिल्कुल। और इसी समय खासकर ग्रामीण इलाकों में उनकी एक चमत्कारी छवि भी बनने लगी। हाँ, इतिहासकार शाहिद अमीन ने इस पर काम किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच फैली कहानियां। जी, कि गांधी जी कोई साधारण इंसान नहीं, उनमें दैवीय शक्तियां हैं, वो उद्धारक हैं। ऐसी अफवाहें थीं कि उनका नाम लेने से बिगड़े काम बन जाते हैं, या जो उनका विरोध करता है उसका कुछ बुरा हो जाता है। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये अफवाहें दिखाती हैं कि लोगों के मन में उनके लिए कितनी गहरी आस्था और उम्मीद थी। गांधी बाबा, गांधी महाराज जैसे नाम। सही कहा, ये उनकी लोकप्रियता का सबूत था। लेकिन सिर्फ छवि है नहीं, उन्होंने संगठन पर भी बहुत जोर दिया। जैसे कांग्रेस की नई शाखाएं खोलना। हाँ, देश के कोने कोने में रजवाड़ों में प्रजामंडल बनाए गए। और सबसे अहम बात, संदेश को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए मातृभाषा का इस्तेमाल शुरू हुआ। कांग्रेस की प्रांतीय समितियां भी भाषाई आधार पर बनाई गई। इससे राष्ट्रवाद की पहुंच बहुत बढ़ गई। जाहिर है, अब समर्थक भी हर तरह के थे, गरीब किसान से लेकर GD बिरला जैसे बड़े उद्योगपति तक। और महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, सरोजिनी नायडू, राजगोपालाचारी जैसे कितनी ही प्रतिभाशाली नेता उनके साथ जुड़ गए थे। 1924 में जेल से छूटने के बाद गांधी जी कुछ साल सीधे राजनीति से हटकर रचनात्मक कामों में लगे रहे, जैसे खादी का प्रचार, छुआछूत मिटाना। हाँ, लेकिन 1928 के आसपास वो फिर से सक्रिय हुए। साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था, बारदोली में किसानों का सत्याग्रह हुआ। और फिर आया दिसंबर 1929 का लाहौर अधिवेशन, ऐतिहासिक। बिल्कुल। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी का लक्ष्य घोषित किया। अब डोमिनियन स्टेटस की बात पीछे छूट गई थी। और इसी अधिवेशन में तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। जी, गांधी जी ने बताया कि कैसे मनाना है। राष्ट्रीय ध्वज फहराकर, रचनात्मक काम करके, चरखा चलाकर, अछूतों की सेवा करके, हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देकर। इसी माहौल में गांधी जी ने अपने अगले बड़े आंदोलन का ऐलान किया, नमक सत्याग्रह। नमक सुनने में कितनी साधारण सी चीज लगती है। हाँ, पर गांधी जी ने इसे ही क्यों चुना? यही तो उनकी खासियत थी। उन्होंने पहचाना कि नमक एक ऐसी चीज है जो हर घर की जरूरत है, अमीर हो या गरीब,
और उस पर अंग्रेजी सरकार का एकाधिकार और टैक्स, ये सरासर अन्याय था। तो उन्होंने इस रोजमर्रा के मुद्दे को, इस अन्याय को राष्ट्रीय चेतना जगाने का हथियार बना लिया। बिल्कुल, ये उनकी रणनीति का कमाल था। 12 मार्च 1930 को उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट की अपनी मशहूर यात्रा शुरू की। उस समय अंग्रेज सरकार का क्या रुख था? शुरू में तो वो इसे मजाक समझ रहे थे। पुलिस की जो गोपनीय रिपोर्टें हैं उनमें इसे नाटक, तमाशा कहा गया। उन्हें लगा बूढ़ा आदमी क्या कर लेगा। लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, हाँ, जैसे जैसे लोगों की भीड़ जुड़ती गई, उनका समर्थन बढ़ता गया, तो सरकार की चिंता बढ़ी। रिपोर्टों में ये साफ दिखता है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि गांधी जी को गिरफ्तार करें या ना करें। डर था कि कहीं हालात और ना बिगड़ जाएं। यहाँ तक कि अमेरिका की मशहूर टाइम पत्रिका, जिसने शुरू में गांधी जी का उनके शरीर का मजाक उड़ाया था, हाँ, तकवे जैसा शरीर, मकड़ी जैसे पैर लिखा था, लेकिन हफ्ते भर में ही उनके सुर बदल गए। वो गांधी जी को संत और राजनेता कहने लगे, जिसने ब्रिटिश राज को हिला दिया था। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने एक मुट्ठी नमक बनाया और कानून तोड़ दिया। और बस ये एक इशारा था। पूरे देश में नमक कानून तोड़ा जाने लगा। साथ ही दूसरे कानूनों की भी अवज्ञा हुई। लोगों ने टैक्स देने से मना किया, जंगल कानून तोड़े, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ। बहुत व्यापक आंदोलन था ये। हाँ, करीब 60,000 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें गांधी जी भी शामिल थे। इस आंदोलन ने 3 बड़े काम किए। एक, इसने गांधी जी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। दूसरा, इसमें महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसी नेत्रियों ने गांधी जी को समझाया कि महिलाओं को सिर्फ घरों तक सीमित न रखा जाए। और तीसरा, इसने अंग्रेजों को ये साफ संदेश दे दिया कि अब भारतीयों को सत्ता में हिस्सेदारी दिए बिना काम नहीं चलेगा। उन्हें समझ आ गया कि राज करना अब आसान नहीं रहा। इसी दबाव का नतीजा था लंदन में गोलमेज सम्मेलन। जी, पहला सम्मेलन नवंबर 1930 में हुआ, लेकिन कांग्रेस उसमें शामिल नहीं हुई, तो वो बेनतीजा रहा। फिर गांधी-इरविन समझौता हुआ। हाँ, मार्च 1931 में वाइसरॉय इरविन और गांधी जी के बीच समझौते के तहत सरकार ने कैदियों को रिहा करने और तटीय इलाकों में नमक बनाने की छूट देने की बात मानी, और गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया। और फिर वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए। जी, दिसंबर 1931 में कांग्रेस के अकेले प्रतिनिधि बनकर लंदन गए, लेकिन वहां बात बनी नहीं। क्यों? क्या हुआ वहां? वहां गांधी जी के इस दावे को कड़ी चुनौती मिली कि कांग्रेस ही पूरे भारत की नुमाइंदगी करती है। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व मांगा। राजे रजवाड़ों के अपने हित थे। और डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों का मुद्दा उठाया। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की जोरदार वकालत की। उनका तर्क था कि हिंदू समाज में दलितों को बराबरी का दर्जा नहीं मिलता, इसलिए उनके राजनीतिक हित सुरक्षित करने के लिए ये जरूरी है। और गांधी जी इसके खिलाफ थे। बिल्कुल, गांधी जी का मानना था कि पृथक निर्वाचिका दलितों को बाकी हिंदू समाज से हमेशा के लिए अलग कर देगी और छुआछूत की समस्या कभी खत्म नहीं होगी। वो इसे समाज को तोड़ने वाला मानते थे। तो इस मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई। नहीं, बहस काफी तीखी हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। सम्मेलन नाकाम रहा और गांधी जी खाली हाथ भारत लौटे। यहाँ आकर उन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वाइसरॉय बदल चुके थे। लॉर्ड विलिंगडन आए और उन्होंने आंदोलन को बहुत सख्ती से कुचल दिया। तो इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन की रफ्तार कुछ धीमी पड़ गई। कुछ समय के लिए, हाँ। फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसमें प्रांतों में सीमित स्वशासन का प्रावधान था। और 1937 में चुनाव हुए। जी, और कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में सरकारें बनाई। ये एक बड़ी कामयाबी थी। 2 साल तक ये सरकारें चली, लेकिन फिर सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। और उसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, गांधी जी और नेहरू दोनों ही हिटलर और नाज़ियों के कट्टर आलोचक थे। कांग्रेस ने कहा कि अगर युद्ध के बाद भारत को आजाद करने का वादा किया जाए तो वो युद्ध में ब्रिटेन का साथ देंगे। लेकिन अंग्रेज सरकार नहीं मानी। नहीं, वाइसरॉय ने बिना भारतीय नेताओं से पूछे भारत को युद्ध में शामिल घोषित कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। ये एक बड़ा कदम था। बिल्कुल,
इसी बीच मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया जिसमें मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए स्वायत्तता की मांग की गई। अब ये संघर्ष त्रिकोणीय हो गया था, कांग्रेस, अंग्रेज और लीग। 1942 में फिर क्रिप्स मिशन आया। हाँ, सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा गया बातचीत करने, लेकिन उनकी पेशकश भी कांग्रेस को मंजूर नहीं थी, खासकर रक्षा विभाग भारतीयों को न सौंपने के मुद्दे पर। वो मिशन भी फेल हो गया। और तब गांधी जी ने अपना आखिरी और सबसे बड़ा जन आंदोलन छेड़ा, भारत छोड़ो। अगस्त 1942 करो या मरो का नारा दिया गांधी जी ने। अंग्रेजों भारत छोड़ो। सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। हाँ, गांधी जी समेत कांग्रेस के सारे बड़े नेता गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए गए। सरकार को लगा कि आंदोलन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इस बार आंदोलन की कमान आम लोगों और युवा कार्यकर्ताओं के हाथ में आ गई। जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन चलाया। क्या हुआ इस आंदोलन में? जबरदस्त जन विद्रोह हुआ, हड़तालें हुई, सरकारी इमारतों पर हमले हुए, रेलवे लाइनें उखाली गईं, टेलीग्राफ के तार काटे गए। कई जगहों पर जैसे सतारा और मेदिनीपुर में लोगों ने अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंका और अपनी प्रति सरकार यानी समानांतर सरकारें बना ली। ये तो बहुत बड़ा स्वतःस्फूर्त आंदोलन था। हाँ, इसमें युवाओं की भागीदारी जबरदस्त थी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने भी इसे कुचलने में पूरी ताकत लगा दी। बहुत दमन हुआ, साल भर से ज्यादा लग गया आंदोलन को दबाने में। और इसी दौरान जब कांग्रेस के नेता जेल में थे, मुस्लिम लीग ने क्या किया? मुस्लिम लीग ने इस मौके का फायदा उठाकर पंजाब और सिंध जैसे प्रांतों में अपना असर काफी बढ़ाया। 1944 में गांधी जी जेल से रिहा हुए। जी, उन्होंने बाहर आकर जिन्ना के साथ बातचीत करके कांग्रेस और लीग के बीच की खाई पाटने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए, बात नहीं बनी। इसके बाद 1946 में फिर चुनाव हुए। उनका क्या नतीजा निकला? उन चुनावों ने देश का राजनीतिक बंटवारा लगभग तय कर दिया। जो सामान्य सीटें थीं, उन पर कांग्रेस को भारी जीत मिली, और जो सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित थीं, उन पर मुस्लिम लीग को जबरदस्त कामयाबी मिली। ध्रुवीकरण पूरा हो चुका था। इसे सुलझाने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा गया। हाँ, 1946 में उसने एक ढीली ढाली संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा जिसमें प्रांतों को काफी स्वायत्तता मिलती। कोशिश थी कि कांग्रेस और लीग दोनों मान जाएं। पर वो भी नाकाम रहा। जी, दोनों पार्टियों की अपनी अपनी व्याख्याएं थीं और कोई समझौता नहीं हो पाया। और इसके बाद हालात बहुत बिगड़ गए। हाँ, जब कैबिनेट मिशन फेल हो गया तो जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग को लेके प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया 16 अगस्त 1946। और कलकत्ता में भयानक दंगे भड़क उठे। भयानक, हजारों लोग मारे गए, और ये हिंसा फिर कलकत्ता से निकलकर नोआखली, बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, पंजाब तक फैल गई। पूरा देश जैसे सांप्रदायिक आग में जलने लगा। विभाजन की त्रासदी अब सामने दिख रही थी। बिल्कुल। फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन नए वाइसरॉय बनकर आए। उन्होंने आखिरी दौर की बातचीत की, लेकिन जब लगा कि एकता बनाए रखना नामुमकिन है तो उन्होंने विभाजन के साथ सत्ता सौंपने का फैसला किया। 15 अगस्त 1947 का दिन तय हुआ, जिस दिन दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, लाल किले पर तिरंगा फहरा रहा था। गांधी जी कहाँ थे? गांधी जी दिल्ली के उन समारोहों से बहुत दूर थे। वो कलकत्ता में थे, उन दंगों की आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। उस दिन वो 24 घंटे के उपवास पर थे। विभाजन का दर्द उन्हें बहुत ज्यादा था। उनके आखिरी कुछ महीने तो इसी आग को बुझाने में बीते। हाँ, इतिहासकार D.G. तेंदुलकर ने लिखा है कि वो महीनों तक दंगा पीड़ित इलाकों में घूमते रहे। कभी बंगाल, कभी बिहार, फिर दिल्ली, अस्पतालों में जाते, शरणार्थी शिविरों में जाते। हिंदू, मुस्लिम, सिख सबसे अपील करते कि अतीत को भूल जाओ, हिंसा छोड़ो, भाईचारे से रहो। कांग्रेस ने भी आजादी के बाद भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया था। जी, कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि भारत में हर धर्म के नागरिक को बराबर अधिकार मिलेंगे, और वो दो राष्ट्र सिद्धांत को नहीं मानते। कहा जाता है कि बंगाल में शांति बहाल करना गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण था। हाँ, माउंटबेटन ने भी ऐसा कहा था। वहां शांति स्थापित करके वो दिल्ली आए। इरादा था पंजाब जाने का, जहां हालात सबसे ज्यादा खराब थे, लेकिन दिल्ली में ही माहौल बहुत तनावपूर्ण था। उनकी प्रार्थना सभाओं में भी रुकावटें डाली जाने लगी। कुछ लोग उस बात पे आपत्ति करते थे कि प्रार्थना में कुरान की आयतें क्यों पढ़ी जाती हैं। कुछ लोग पाकिस्तान में फंसे हिंदुओं और सिखों की बात करते, और गांधी जी जब पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात करते तो भी लोग नाराज होते थे। लेकिन उन्होंने अपनी बात कहनी बंद नहीं की। नहीं,
26 जनवरी 1948, पहले गणतंत्र दिवस से ठीक 2 साल पहले उन्होंने अपने भाषण में निराशा के बावजूद भविष्य के लिए उम्मीद जताई, समानता, दोस्ती और दुनिया के लिए एकता का संदेश दिया। और फिर 30 जनवरी 1948 की वो शाम। हाँ, दिल्ली में बिरला हाउस में शाम की प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे जब नाथूराम गोडसे नाम के एक व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। एक युग का अंत हो गया। पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। जॉर्ज ऑवेल, एल्बर्ट आइंस्टीन, दुनिया भर के नेताओं और विचारकों ने श्रद्धांजलि दी। टाइम पत्रिका ने उनकी शहादत की तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से की।